नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त तो चला है आज की चर्चा का। चर्चा इस बात पर कि बीजेपी और कांग्रेस की समीक्षा बैठक में क्या कोई समाधान निकलेगा। दरअसल हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। वोटिंग के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में बयानों की जंग चल रही है। कांग्रेस क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के अंदर भी कई सीटों पर हार का डर बना हुआ है। यहां तक कि बीजेपी के कई बड़े नेता खुद इन सीटों पर बोगस वोटिंग कराने समेत कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, जिसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब बीजेपी में भी हार जीत को लेकर डर की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। चूंकि हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार बस इस बात का है कि मतगणना होगी। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं पार्टियों में भीतरघात को लेकर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भीतरघात पर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। एक्शन लिया भी गया है, जिसके तहत अब समीक्षा बैठक भी की जा रही है। आज बीजेपी तो कल कांग्रेस की समीक्षा बैठक है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समीक्षा बैठक के बाद कोई समाधान निकल पाएगा। तो भीतरघात पर एक्शन की तैयारी तो जारी है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने जिला अध्यक्षों से लोकसभा चुनाव में कम मतदान, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और उन बूथों की विस्तृत जानकारी मांगी है जहां फर्जी मतदान हुआ है। सीएम सैनी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में भीतरघात पर क्या समाधान निकल पाएगा, इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। खेल के मैदान में जैसे बड़े मुकाबले में खिलाड़ियों पर भी मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ जाता है और वो हर कमी को दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं। यही स्थिति आज प्रदेश के सियासी दलों की भी है। दरअसल इस बार अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इंतजार तो उनके नतीजों का हो रहा था, पर भीतरघात का दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में शोर मचा हुआ है। बीजेपी ने तो बड़े चेहरे मनोहर लाल की खिलाफत करने के आरोप में अपने 5 पदाधिकारियों को नोटिस थमा दिए हैं कि आपने पार्टी विरोधी गतियां की हैं। किसी पर मतदान के दिन जेजेपी का बस्ता थामने, किसी पर पंजाबी को ज्यादा वोट ना देने, किसी पर रोड शो में हिस्सा ना लेने, तो किसी पर इसी तरह के और आरोप लगे हैं। ये नोटिस पाने वाले बीजेपी के 20 साल पुराने नेता, पूर्व पार्षद और जिला कोर कमेटी के सदस्य देव मलिक। हमारे यहाँ ना 19 तारीख को खट्टर साहब का रोड शो था। हमारे जो यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनका रोड शो था, वो मेरे गांव में था। तो पहला तो मुझे उस कार्यक्रम की कुछ सूचना थी नहीं। वैसे भी जो कार्यक्रम जो तय करने वाले लोग थे, उन्होंने मेरे को कुछ सूचना नहीं दे रखी थी। फिर भी मुझे पता था, मैं ईमानदारी से कह रहा इस चीज़ का, वो उनका रोड शो है, कोर कमेटी का सदस्य उन्होंने के नाते। यही क्यों पानीपत के 3-4 बड़े बीजेपी नेताओं की कारगुजारी ये भी सामने आई है कि उनके अपने बूथों पर विरोधियों के मुकाबले 4-5% कम वोटिंग हुई, यानी वो लोगों को घरों से बूथों पर लाने में असफल रहे। एक स्वाभाविक बात है, जहाँ भी पोलिंग कम हुआ है वहाँ पर असर तो सीधा पड़ेगा ही, मगर ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, और लोग अपने सपनों की सरकार बनाना चाहते हैं। तो लोगों के अपने सपनों की सरकार बननी है कि देश में आपको राजा किस तरह का मिले, देश किस दिशा में जा रहा है, हमें देश को कहाँ लेके जाना है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का ऐसा कोई किसी तरह का सबूत सामने आता है कि उसने कोई भीतरघात किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भाजपा पहले छेड़ती नहीं और बाद में छोड़ती नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो 100% जिसने अगर ऐसा किया है, कमल के फूल के निशान के साथ जो गद्दारी करेगा उसको कतई माफ नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि पानीपत में तो कई ऐसे लोगों को पन्ना प्रमुख बनाया गया जो हैं तो कांग्रेस के पर बीजेपी के दोस्तों के साथ घूमते फिरते उठते बैठते हैं। उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए पन्ना प्रमुख बना दिया गया। ऐसे ही एक पन्ना प्रमुख ने हंसते हुए टोटल टीवी संवाददाता से पूछा कि इस पन्ना प्रमुख का मतलब क्या होता है। खैर, शुक्रवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी जिला प्रमुखों और मोर्चों के प्रभारियों के साथ फिर समीक्षा बैठक की। सीएम जमीनी हकीकत जानकर हाईकमान को सही रिपोर्ट देना चाहते हैं ताकि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का रोड मैप तैयार किया जा सके। इधर खबर है कि कुछ जिला अध्यक्षों को बदले जाने की तैयारी है। उधर शनिवार को कांग्रेस भी समीक्षा बैठक कर रही है, यानी लोकसभा चुनावों की समीक्षा और विधानसभा चुनावों की तैयारी सही तरीके से हो सके। इस बार गर्मी का ही रिकॉर्ड नहीं टूटा, सियासी गर्मी ने भी नेताओं और सियासी पार्टियों के पसीने निकाल दिए हैं, सिर से लेकर पैर तक। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते देवेंद्र। जब से हरियाणा में चुनाव खत्म हुए हैं, भीतरघात का मुद्दा तेजी से शोर पकड़ रहा है। चुनाव से पहले चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी जीत के दावे का दम भर रही थी, लेकिन आज भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से 5 पदाधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। अब समीक्षा बैठक हो रही है। क्या बैठक के बाद समाधान मुमकिन हो पाएगा या ये गाज और नेताओं तक पहुंचती हुई नजर आएगी? देखिए प्रगति, बीजेपी ने हरियाणा के मुतल्लक मैं बोलूंगा, हरियाणा के संबंध में जो कुछ सोचा था, जो कुछ किया है, लगता है बीजेपी उसी में उलझ गई है। कहां 10 सीटें जीतने की हुंकार भरी जा रही थी, इस बार 400 पार, मोदी जी तीसरी बार, बहुत सारे नारों से माहौल को उस तरह बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 25 मई को जब हुए हैं, उसके एक दिन तक, मेरे को पता है 26 मई तक बीजेपी के बहुत सारे लोग हमारे को भी मिले कि 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन असल हकीकत 26 मई के बाद सामने आने लगी और अगले 2-3 दिनों में तो ऐसा कुछ हो गया कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस हुंकार भरी थी। आज भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है क्लीन स्वीप करी है कांग्रेस। बीजेपी हार को देखकर इस तरह के बयान दे रही है। मनोहर लाल जी ने जो बयान दिए, तो मेरे को लगता है बीजेपी ने जो सोचा था, जो कुछ किया था, वैसा ही परिणाम अभी तक जमीन पे नजर नहीं आ रहे। हालांकि 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन बीजेपी अपनी मुश्किलों में उलझती जा रही है। और ऊपर से विधानसभा चुनाव, आप देखिए मुख्यमंत्री को बदला गया, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था। शायद मनोहर लाल जी को सर्वे हुए थे कि किसको सांसद का टिकट लोकसभा का दिया जाए, नहीं दिया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर भी सर्वे में चीजें आई, मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया गया, बदला गया, फिर उनको लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया। नायब सिंह सैनी को जो सोचकर बनाया गया था कि ओबीसी वोट का जो 30% जो है कि बीजेपी को बहुत फायदा हो सकता है और आगे विधानसभा चुनाव में। लेकिन मेरे को लगता है जो फैसले हुए बीजेपी को, उसका बीजेपी खुद उलझ कर रह गई है उसमें। और जिस तरीके से मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, आज फिर नायब सिंह सैनी ने मीटिंग बुलाई है। जिला अध्यक्षों को यह कहा है कि आप जमीनी हकीकत बताइए, क्योंकि उनको हाईकमान को रिपोर्ट देनी है। उनको मुख्यमंत्री जैसा पद दिया गया है, मुख्यमंत्री जैसा पद से उनको नवाजा गया है, उनको रिजल्ट देना था। मुख्यमंत्री पर भी पूरा दबाव है, मनोहर लाल जी की तरह। जैसे मनोहर लाल जी ने 10 की 10 सीटों पर प्रचार किया है, उनको भी डिलीवरी करने का टाइम है, उनके लिए भी, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरीके से नोटिस दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को कि आपने काम नहीं किया, एक तरह से उनमें भी कुछ में असंतोष है कि हमने काम किया लेकिन हमारे को ये नोटिस दिए जा रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है। तो कुल लगाकर ये उलझन की कसरत बीजेपी के हिस्से में सामने आ रही है। हालांकि 4 जून को हो सकता है बीजेपी ज्यादा अच्छा कर जाए और सारी जो ये उलझने सामने आ रही है, जो चीजें आ रही है, वो दब जाए। लेकिन वो तब जब बीजेपी का प्रदर्शन 4 जून को अच्छा रहेगा। फिलहाल तो कांग्रेस भी हुंकार भरती नजर आ रही है और भीतरघात को लेकर आज जैसे समीक्षा बैठक बीजेपी की हुई, कल कांग्रेस ने भी समीक्षा बैठक बुला ली है। कल शनिवार है और 2-3 दिन बाद रिजल्ट सामने आने वाला है। एक घंटा, एक दिन लोगों को इंतजार है ये गुजर जाए और 4 जून कब जल्दी आए नजदीक, उनको इसी चीज का इंतजार है।
बिल्कुल देवेंद्र जी, बीजेपी अपने में ही उलझी हुई नजर आ रही, चूंकि पशुपेश की स्थिति बन रही है। महेश जी, इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सीएम और पूर्व सीएम भी फर्जी मतदान और अधिकारियों की मिलीभगत की बात कह चुके हैं। तो क्या अब ये मान करके चले, चूंकि कल कांग्रेस की भी समीक्षा बैठक है, क्या कांग्रेस की तरफ से भी अब पार्टी के विभाजनों पर गाज गिर सकती है? क्योंकि बीजेपी ने तो एक्शन ले लिया है, अब बारी कांग्रेस की है, कल कांग्रेस की तरफ से भी बैठक होगी, तो क्या कांग्रेस भी अब एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ सकती है? देखिए, मूल अंतर को समझने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि बीमारी को आने से पहले डायग्नोज कर, सीटी स्कैन कर पहले से जानने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ पर डायग्नोज जैसे ही किया गया उसी वक्त जो है खामियां सामने आ चुकी हैं और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता की मंशा को समझने की कोशिश की जा रही है। क्रॉस टेबुलेशन यहाँ पर किया जा रहा है कि उस नेता के नजदीकी लोग कौन थे, उनसे किस तरीके का संपर्क रखा गया, अपने लोगों को किस तरह का मैसेज उस नेता की तरफ से दिया गया, उसके अपने बूथ पर स्थिति क्या रही, उसके अपने गांव में उसके अपने प्रभाव, सबसे प्रभाव वाले क्षेत्र में वोटिंग पैटर्न क्या रहा, वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। बहुत सारे पैमाने यहां पर तय किए गए हैं जिससे क्रॉस टेबुलेट कर यह साबित कर दिया जाएगा कि अमुख नेता जो है वो पार्टी के खिलाफ था, वो छोटे से छोटा हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो सकता है। ये स्ट्रेटजी यहां पर डिजाइन की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चिंता इस बात की नहीं है कि अब क्या हुआ, चिंता इस बात की है कि 3 महीनों के बाद जब विधानसभा का चुनाव आएगा और जिस तरीके से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2.5-3 लाख वोटों से लेकर जो है 5-5.5 लाख वोटों से जो जीत दर्ज की थी वो अब महज कुछ हजार में रह गई है और यही वजह है कि कांटे की टक्कर ज्यादातर सीटों पर बनी हुई है। अब अगर यही परफॉर्मेंस को हम रेप्लिकेट करते हैं विधानसभा चुनाव पर तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहां पर मोदी का चेहरा था, मोदी के नाम पर अच्छा खासा वोट बीजेपी ने हासिल कर लिया, लेकिन प्रदेश के जब चुनाव होंगे तो चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां तक जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी का आप कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो काम किया था वो सही कैंडिडेट्स का चयन किया था, जिसकी वजह से यहां पर जबरदस्त जो चुनावी मुकाबला है वो देखने को मिला। अमूमन जो कांग्रेस पार्टी का फैसले लेने का तौर तरीका है उससे बिल्कुल उलट ये फैसला लिया गया। जिस तरीके से यहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट काट दी गई, जिस तरीके से हिसार सीट पर कहा जा रहा था कि ब्रिजेंद्र सिंह टिकट की गारंटी पर आए हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। जिस तरीके से भिवानी सीट पर श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया गया, किरण चौधरी मुलाकात करने गई थी सोनिया गांधी से, बावजूद इसके दरकिनार कर दिया गया। हर एक सीट पर हमने देखा कि सबसे मजबूत चेहरे को ही चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया। लेकिन जहां तक भीतर घात पर कार्रवाई का सवाल है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मुश्किल काम हो जाएगा। दरअसल अगर भूपेंद्र हुड्डा समर्थक कोई नेता है और वो अगर रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई कि शैलजा समर्थक किसी नेता ने भीतर घात किया या रणदीप सुरजेवाला समर्थक किसी नेता ने भीतर घात किया तो कार्रवाई लगभग नामुमकिन कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगी और इस तरह की परिस्थितियां बनेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में भीतर घात नहीं हुआ है, अच्छा खासा भीतर घात यहां पर कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा है। जिक्र मैं सबसे ज्यादा यहां पर करना चाहूंगा भिवानी लोकसभा सीट का, जहां पर किरण चौधरी ने खुलेआम जो है रावदान सिंह का विरोध किया, वहां पर अपने वोटों को धर्मवीर सिंह की तरफ से शिफ्ट किया और यहां तक कहा गया कि धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी मिलकर राजनीति करते हैं, एक दूसरे को वोट डालने और डलवाने का काम करते रहे हैं और आगे ये सब कुछ चलता रहता अगर रावदान सिंह बीच में नहीं कूदे होते। इस तरह की परिस्थितियां और बड़े से बड़ा नेता यहां पर भीतरघात के आरोपों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कार्रवाई की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है, क्योंकि अलग अलग छत्र छाया में ये नेता दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ढके हुए हैं, तो इन्हें किसी भी तरीके से अगर कार्रवाई तक लेकर जाना है तो कांग्रेस पार्टी के लिए इससे खतरनाक और इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनावों के लिए किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को तैयार करता है, क्योंकि सिस्टम का वायरस अगर आगे भी बना रहा तो फिर जो चुनावी डगर है यहां पर कांग्रेस पार्टी की और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और इन खामियों को पहले से तलाश कर उन बीमारियों का इलाज करना यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी निहायत जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्षम है ऐसे दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मुझे पैटर्न के आधार पर यह लगता है कि कुछ खास कांग्रेस पार्टी में होने वाला नहीं है। अमूमन तो कांग्रेस पार्टी सही बीमारी तक पहुंचेगी नहीं और सही बीमारी को अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया तो फिर उसका वो इलाज कांग्रेस पार्टी में तो होने से रहा।
बिल्कुल महेश जी, अब जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह का समीकरण यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है कार्रवाई करना, ना कि सिर्फ समस्या को समझना चुनौतीपूर्ण है, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कार्रवाई करना। लेकिन लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं वीरेंद्र जी, 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन अब आगे की रणनीति पर क्या होगा? चूंकि बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से भीतरघात की चीजें सामने आ रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को ही फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा में भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। देखिए भीतरघात क्या, देखिए भीतरघात को समझना पड़ेगा। अगर आपका संगठन तंत्र मजबूत है, आपकी लोकप्रियता में कमी नहीं है, तो भीतरघात क्या करेगा? जब आप खुद ही कमजोर हो तो आपको बहानेबाजी करनी पड़ेगी, भीतरघात की आड़ लेनी पड़ेगी। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया तो क्या उसका लाभ मिला? जब चुनाव के समय में मनोहर लाल जी को बदल दिया गया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या पार्टी को इसका लाभ मिला? अब देखिए पार्टी अब वास्तविकता से विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है। अगर इस तरह से भीतरघात के लिए अगर एक दूसरे पर दोषारोपण कर अगर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसलिए अपने विरोधियों को एक निशाना बनाकर सुनियोजित ढंग से अगर बाहर करने की योजना बनाई जा रही है तो पार्टी को इसका नुकसान ही होगा। देखिए पार्टी में जब आप स्वार्थी, अवसरवादी और महत्वाकांक्षी लोगों को धड़ाधड़ शामिल करते जा रहे हैं तो उसका परिणाम यही होता है। अगर समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, उनका कोई मान सम्मान नहीं करेंगे तो ये परिणाम तो होना ही था। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर लोकप्रियता में कमी आ रही है तो अचानक नहीं आ रही है, पहले से मालूम था कि ऐसा होगा। या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी मन की बात सुनी गई? क्या कभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछा गया कि सरकार की क्या छवि बनी हुई है जनता के बीच में? कोई कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया? वो तो कभी आवश्यकता ही नहीं समझी गई। तो यही उसका परिणाम तो ये आना ही था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर लाछन लगाएं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, एक दूसरे को निशाना बनाएं, तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई जिला अध्यक्षों को बदले जाने की बात है, मुझे नहीं समझता कि पार्टी ऐसे समय पर कोई जोखिम लेगी, और ऐसा कोई होने वाला भी नहीं है। पार्टी को एकजुट करना है। देखिए जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं, छोटे मोटे जो उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं, वो बात अलग है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस के संगठन में भी ये चलता रहेगा, ये सब चीजें तो चलती रहनी है। भीतरघात कब नहीं हुई? कौन सा चुनाव था जब भीतरघात नहीं हुई? हाँ ये बात है कि तब वो दब जाती थी। अब जो क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है तो सभी का लक्ष्य सामने है, सभी को समझना है कि मैं अपने विरोधियों को किस तरह कमजोर कर सकता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में टिकट की होड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये परिणाम पहले से तय था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें नहीं मिलने जा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अत्यधिक आत्मविश्वास था, वो मोदी के चेहरे पर ही केंद्रित थे। उनको विश्वास था कि मोदी के चेहरे से जिस बार हर बार जो है मोदी के चेहरे पर उनको सफलता मिल जाती है, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी वो स्पष्ट झलक रही थी, जनता में जो असंतोष था स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और इसका लाभ कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी को जो भी ये कार्रवाई कर रही है, जो समीक्षाएं हो रही हैं, ये तो चुनाव के बाद होंगी, चुनाव परिणाम के बाद ही विस्तृत आकलन किया जाएगा। अभी तो एक तरह से सही तौर पर एक दूसरे से बहाने की तलाश की जा रही है। देखिए परिणाम कुछ भी आए, जनादेश कुछ भी हो, अब चाहे अगर मतदान कम हुआ है तो उसकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने कारण है। भारतीय जनता पार्टी को उसके मूल कारणों की ओर जाना चाहिए। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के उसके बूथ पर कम मतदान क्यों हुआ, इससे कोई हल नहीं होने वाला। अगर विधानसभा चुनाव में है, पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना है तो मूल तथ्यों की ओर जाना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ असंतोष क्यों है, लोग प्रॉपर्टी आईडी से लेकर क्यों नाराज हैं, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये मूल कारणों की ओर जाना होगा पार्टी को, तभी पार्टी का कुछ भला हो सकता है। वीरेंद्र जी, मूल कारणों को पहचानना बेहद जरूरी होता जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि भीतरघात की स्थिति दोनों ही पार्टियों में बनती हुई नजर आ रही है। समीक्षा बैठकें जरूर की जा रही हैं देवेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजों से पहले भीतरघात के मुद्दे को लेकर बवाल चल रहा है, बीजेपी ने जरूर एक्शन ले लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक्शन लेना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। क्या ये भीतरघात को लेकर के जो बवाल चल रहा है उससे विधानसभा चुनावों पर असर देखने को मिलेगा? देखिए प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी ने जो पहला एक्शन लिया है मनोहर लाल जी की सीट पे, करनाल और पानीपत दो बड़े शहर हैं इस करनाल लोकसभा में। तो मनोहर लाल जी जिन 5 लोगों को पदाधिकारियों को नोटिस दिए गए वो पानीपत के ही है, और चूंकि करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और मनोहर लाल जी जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और आज भी हरियाणा बीजेपी में चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, लेकिन मनोहर लाल से बड़ा नेता आज कोई नहीं है। उनका वजन है, जिस तरीके से उनका प्रोफाइल है, उन्होंने आरएसएस में काम किया और जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर लोकसभा लड़ रहे हैं, हाईकमान तक सीधी पहुंच और हाईकमान को उन पर भरोसा है। उन जैसे नेता की सीट पर अगर जनसंपर्क के दौरान, रोड शो के दौरान
कुछ इस तरह की कमियां सामने आई है जिस पर पदाधिकारियों को नोटिस दिया गया है। वैसे ही कुछ स्थिति सोनीपत में भी लग रही है। सोनीपत में एक कड़ा मुकाबला है। मोहनलाल बड़ोली कल भी बोले हैं, परसों भी बोले हैं, 3 दिन पहले भी बोले हैं कि भीतर घात जिन्होंने किया है पार्टी सब देख रही है, पार्टी संज्ञान ले रही है, एक्शन होगा। और मेरे को लगता है कुछ हालांकि ये चीज सामने नहीं आई। रोहतक में भी कुछ थोड़ा सा, क्योंकि अरविंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां भी कुछ मेरे को संगठन के स्तर पर या उनको पूरा सहयोग मिला है, ये अंदर की बात है, वहां बातें बाहर नहीं आई। तो करनाल सीट, सोनीपत और रोहतक और एक आध सीट पर और भी हो सकता है, हालांकि चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आई। लेकिन करनाल में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोगस वोटिंग का मुद्दा उठाया, उसके बाद कर्मचारियों के बयान आने लगे। भूपेंद्र हुड्डा को बयान देना पड़ा कि आप क्या कह रहे हो, बोगस वोटिंग तो सरकार आपकी, चुनाव आयोग आपका, अफसर आपके, विपक्ष आरोप लगाता है बोगस का और यहाँ तो सरकार के लोग लड़ाए। तो एक तरह से नया विवाद खड़ा हो गया है। और मनोहर लाल की सीट पर ये 5 पदाधिकारियों को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया है, और बाकी की स्थिति तो क्या होगी। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता है बीजेपी फिलहाल, चूंकि आप जो बात करे हो कि इस भीतरघात का फर्क असर क्या पड़ेगा विधानसभा पर, क्योंकि आज बीजेपी ने कार्रवाई की है और अब कांग्रेस के लिए भी जरूरी हो गया, क्योंकि उनको भी पता है विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, तो ये चीज रिपीट हो सकती है विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में। इसलिए कहते ना, कहावत है बुराई को शुरू से दबा देना अच्छा है। तो मेरे को लगता है बीजेपी ने किया तो कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए हालांकि जरूरी जरूर हो गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कल कांग्रेस की तरफ से समीक्षा बैठक है। कल कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक्शन लेना, क्योंकि 2019 की अगर हम स्थिति की समीक्षा करें और 2024 की समीक्षा करें तो स्थिति बिल्कुल उलट है। जिस तरह से 2019 में सभी सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन अब यहां पर ज्यादातर सीटों में चुनौतीपूर्ण मामला देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्शन जरूर लिया जा रहा है भीतरघात के मुद्दे पे, लेकिन इस एक्शन का कितना समाधान निकलेगा ये जरूर अब देखना दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भीतरघात की स्थिति के बीच पार्टियों की समीक्षा बैठकें शुरू हो चुकी हैं। देखना यह दिलचस्प होने वाला है बेहद कि बैठक के बाद समाधान आखिर क्या निकलेगा।